तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द एनिमी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ है हना, उनको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में उन्हें मिलता है। और जब वो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं तो वो समझ आते हैं कि ये एक अमेरिकन सोल्जर था जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर था और इसने भागने की कोशिश की थी और इसीलिए इसके ऊपर गोली चलाई गई थी जो कि इसके कमर पर लगी हुई थी। तो बच्चों अब वो व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, खूब ज़्यादा उसका खून बह रहा है और डॉक्टर सदाव और हना जो है उनकी वाइफ वो समझ नहीं पाते कि वो क्या करें, उन्हें इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। तो बच्चों वो क्या डिसाइड करते हैं और क्या करते हैं, क्या उनका प्लान है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। They hesitated looking at each other। तो बच्चा अब उन दोनों ने कह तो दिया था कि इसको फिर से समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। वो दोनों बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Then हना said with resolution। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या करें। तो फिर हना बोलती है कैसे, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन यानी दृढ़ निश्चय के साथ वो बिल्कुल फॉर्मली अपनी बात कहती है। वो कहती है कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। वो कहती है सदाव तुम बताओ क्या सच में हम इसको समुद्र में फेंक देंगे। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड यू। तो वो कहती है कि क्या सच में हम ऐसा कर पाएंगे, क्या सच में हम इसे समुद्र में वापस फेंक देंगे। तो सदाव कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं तो फेंक दूंगा, तो तुम बताओ क्या तुम एग्री हो इस बात के लिए। नो हना सेड बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। तो हना कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं फिर से इसे समुद्र में नहीं फेंक सकती। आगे वो कहती है कि लेकिन तुम अगर ऐसा करना चाहते हो, तुम अभी भी यही चाहते हो कि इसको फिर से समुद्र में फेंकना है, तो तुम ऐसा अकेले कर सकते हो। तो वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, बीच में ही सदाव क्या कहता है, सदाव हेजिटेटेड अगेन। तो सदाव फिर से थोड़ा संकोच के साथ कहता है द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड। तो सदाव कहता है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो वो अपनी बात फिर से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सबसे अजीब चीज ये है Dad, if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty। वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है। तो ये जो कंफ्यूजन है मेरे मन में वो सिर्फ इसलिए है कि अगर ये व्यक्ति होल होता, होल का यहाँ मतलब है बिल्कुल सही सलामत होता, यानी कि वो घायल है, वो बेहोश है, उसको इतना गहरा घाव उसकी कमर पे है। तो डॉक्टर सदाव कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत होता तो मैं इसको तुरंत पुलिस को सौंप देता बिना किसी डिफिकल्टी के। मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, अगर ये सही सलामत होता तो मैं तुरंत इसे पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम। वो आगे कहते हैं कि मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, ये एक अमेरिकन है, हमारा दुश्मन है, तो मैं तुरंत इसे पुलिस को सौंप देता। ही इज़ माई एनिमी। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल केयर नहीं करता क्योंकि ये एक्चुअल में है हमारा एनिमी ही। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। अब वो अपनी देशभक्ति दिखाते हुए कह रहे हैं कि सारे अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो जापान का एनिमी है, इसीलिए जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सब के सब मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो। आगे वो कह रहे हैं कि और वैसे भी ये तो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़। आगे वो कहते हैं कि तुम भी देखो कि इसका जो फेस है, उसके फेस को देख के ही कोई भी कह सकता है कि ये कितना मूर्ख है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि इसके साथ हम क्या करें, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति इस समय वुंडेड, इस समय ये घायल है, इस समय इसको इलाज की ज़रूरत है, अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। तो डॉक्टर सदाव बता रहे हैं कि क्यों वो इतना ज़्यादा परेशान है, क्यों वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे। तो कहते हैं कि अगर ये सही सलामत होता तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, तुरंत इसे पुलिस को दे देता, क्योंकि ये हमारा एनिमी है। लेकिन मैं जो इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि इस समय ये व्यक्ति इतना घायल है, इसका लगातार खून बह रहा है, इतना गहरा घाव इसको हो रहा है।
यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सेड। तब हना कहती है कि सदाओ तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो हना कह रही है कि हम इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते, हम इसको पुलिस को नहीं दे सकते, तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। तो वो ऑप्शन क्या है कि हम इसको अपने घर के अंदर लेके चलते हैं। तो वो दोनों बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत सोचते हैं हम क्या करें, लेकिन दोनों में से कोई भी इतना क्रूल नहीं था कि उसको फिर से समुद्र में फेंक देता, और वो दोनों उसको पुलिस को भी नहीं सौंपना चाहते थे क्योंकि वो उस समय घायल था, बेहोश था। तो हना कहती है कि फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इसको यहाँ बीच पे भी नहीं छोड़ सकते, तो चलो इसको हम अपने घर के अंदर ले चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड। तो अब सदाव पूछता है कि लेकिन अगर इसको हम घर में ले जाएंगे तो घर में तो सर्वेंट्स भी हैं, हम उनसे क्या कहेंगे जब वो देखेंगे कि हम एक वाइट मैन को लेके आ रहे हैं, एक अमेरिकन को लेके आ रहे हैं, ऐसा अमेरिकन जिसे कि गोली लगी हुई है, तो वो भी क्वेश्चन करेंगे, तो हम उनसे क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाव। तो हना के पास इसका भी आंसर है। हना कहती है कि अगर सर्वेंट्स ने कुछ हमसे पूछा तो हम बिल्कुल सिंपली उन्हें बता देंगे कि हमारा इंटेंड होता है इच्छा होना। तो हना कहती है कि हम उनसे कह देंगे कि हमारी इच्छा तो सिर्फ यही है कि हम इस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दें। आगे वो कहती है सदाओ हमें इंडीड यानी वास्तव में ऐसा ही मस्ट, ऐसा ही करना चाहिए। तो कहती है कि हम सर्वेंट्स को यही बोलेंगे कि हम इसको पुलिस को ही सौंपना चाहते हैं, और सदाओ हमें वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए, हम इसे पुलिस को ही सौंप देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। तो हना आगे कहती है क्योंकि अगर हमने इसे अपने घर में रखा, इसको हमने अपने घर में ज़्यादा समय शरण दी, तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, और हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। तो हना ने कहा कि सदाओ तुम इतने फेमस सर्जन हो, तुम जापानीज़ आर्मी में भी इतना अच्छा काम करते हो, तुम वहाँ के जनरल का भी इलाज कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में भी सोचना है और हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। तो फिर आगे हना कहती है कि अगर इस व्यक्ति को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह नहीं सौंपा, अगर हमने इसे हमारी आर्मी को नहीं सौंपा, तो हम सबके लिए एंडेंजर होता है खतरे में डालना, तो ये व्यक्ति हम सबको खतरे में डाल देगा। अगर इसे हमने अपने घर में रखा तो हमारे बच्चे, तुम्हारी पोजीशन, सब चीज़ों के ऊपर खतरा आ जाएगा। सर्टेनली सदाव एग्री। तो सदाव भी बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करता, वो कहता है हाँ हना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सदाव कहता है कि मैं भी कुछ और करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। तो सदाव कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें इसको पुलिस को ही सौंप देना चाहिए। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। तो इस तरह से वो दोनों अब इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि अभी तो ये इसे अपने घर में ले जाएंगे और फिर इसको पुलिस को सौंप देंगे। तो इस तरह एग्री होके वो दोनों मिलके उस व्यक्ति को लिफ्ट करते हैं, उसे उठाते हैं। तो वो बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल अनकॉन्शियस वो व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो सदाव और हना मिलकर उसे उठाते हैं। He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। तो जब वो दोनों मिलकर उस व्यक्ति को उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति कितना लाइट, कितना हल्का था, बिल्कुल किसकी तरह, एक फाउल की तरह। फाउल बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये बर्ड होता है, एक तरह से मुर्गे की तरह ये बर्ड होता है। तो उनको लगा कि ये कितना लाइट वेट था, कितना हल्का था, बिल्कुल उस फाउल की तरह जो कि हाफ स्टार्व्ड यानी एक ऐसा बर्ड जो कि भूखा रहता था। उस समय तक वो भूखा रहा जब तक कि उसमें सिर्फ फेदर्स और स्केलेटन ही बच गए। स्केलेटन कहते हैं जो अपने अंदर बोन्स होती हैं, कंकाल, और फेदर्स होते हैं पंख, यानी कि अंदर कोई फ्लैश नहीं था, केवल फेदर्स और केवल बोन्स रह गई हो। इस तरह का कोई जब बर्ड हो जाता है, इतना पतला, इतना हल्का, इतना लाइट वेट वो उनको लग रहा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग। अब उस व्यक्ति को दोनों तरफ
तरफ से सदाऊ ने उसको पकड़ रखा है, एक तरफ से हना ने उसको पकड़ रखा है। तो उस व्यक्ति के हाथ जो थे वो हैंगिंग यानी लटक रहे थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो वो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश है, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ जो थे वो लटक रहे थे और सदाव और हना उसको कैरी करते हैं, स्टेप्स चढ़ाते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ा के उसको लेकर आते हैं और जो उनके घर का साइड डोर था वहाँ उसको ले जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज। अब ये जो साइड डोर था, ये उनके घर के पैसेज कहते हैं, जो गलियारा होता है वहाँ पर खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। तो पहले वो डोर खोल के घर के अंदर जाते हैं, एक पैसेज आता है और उस पैसेज को क्रॉस करते हैं और फिर आता है एक एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम, वहाँ की तरफ वो उस व्यक्ति को ले जाते हैं। It had been the bedroom of Sadau's father and since his death it had not been used। तो ये बेडरूम इस समय खाली क्यों था? क्योंकि ये बेडरूम था सदाऊ के फादर का और जब से उनकी डेथ हुई है तब से ये बेडरूम किसी ने यूज़ नहीं किया है, तब से ये बेडरूम हमेशा खाली ही रहता है। They laid the man on the deeply matted floor। तो उस बेडरूम में वो उसको लेके आते हैं और फिर उसको लेटा देते हैं। कहाँ पे? वहाँ का उस रूम का जो फ्लोर था, जो फर्श था, वो कैसा था? उस पर मैटेड यानी उस पर मैट बिछाई हुई थी बहुत ज़्यादा, यानी कि उस पर बेड नहीं था, उस पर सिर्फ गद्दे बिछाए हुए थे नीचे और उन गद्दों के ऊपर वो उसको लेटा देते हैं। Everything here had been Japanese to please the old man। तो ये जो बेडरूम था, इस बेडरूम में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि वो जापानीज़ ओल्ड मैन को पसंद थी। जापानीज़ ओल्ड मैन कौन है? सदाऊ के फादर। तो इस रूम में सारा सामान, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रखा गया था जैसे कि सदाऊ के फादर को पसंद था। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। तो जो सदाऊ के फादर थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे, तो अपने पूरे जीवन वो कभी भी एक चेयर पे नहीं बैठे और कभी भी एक फॉरेन बेड पे नहीं बैठे, तो हमेशा वो फर्श पे ही बैठा करते थे मैट बिछा के। इसीलिए इस बेडरूम में बेड नहीं था, मैट सी बिछी हुई थी, तो उन्हीं मैट पे वो उस व्यक्ति को लिटा देते हैं। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt। अब उसको लेटा दिया उन दोनों ने मिलके। अब हना कहाँ जाती है? उस रूम की जो वॉल थी उस पर कबर्ड्स यानी अलमीरा बनी हुई थी, तो अलमीरा तक जाती है। अलमीरा के डोर को स्लाइड करके उसको साइड में खोल देती है और अलमीरा में से क्या निकालती है? एक क्विल्ट, एक रजाई निकालती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट थी। तो बच्चों ठंड का समय था, रात थी, बहुत ठंड थी, तो पहले उसको लेटाया, फिर हना को लगता है इतनी ठंड हो रही है तो इसको कुछ गर्म ओढ़ाना चाहिए, तो वो जाती है और अलमीरा में से एक बहुत सॉफ्ट सी क्विल्ट निकालती है। शी हेजिटेटेड। तो उसने क्विल्ट निकाल तो ली लेकिन अब उसे थोड़ा संकोच हो रहा है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। तो उसे संकोच क्यों हो रहा था? जब उसने क्विल्ट निकाली तो उसने देखा कि क्विल्ट तो कितनी सुंदर है, उस पर इतना ब्यूटीफुल फ्लावर्स बने हुए थे और सिल्क की वो क्विल्ट थी और उसकी जो लाइनिंग थी वो भी वाइट कलर की थी और सिल्क की बनी हुई थी। तो वो सोचती है कि ये व्यक्ति इतना गंदा है, इसमें से खून बह रहा है, खून के निशान हो जाएंगे और एक क्विल्ट इतनी ब्यूटीफुल है, सिल्क की इतनी सुंदर क्विल्ट है, तो वो सोचती है कि इतनी सुंदर क्विल्ट मैं इस व्यक्ति को कैसे ओढ़ाऊं। ही इज सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। तो एक तरह से नफरत से कहती है कि ये व्यक्ति कितना गंदा हो रहा है इस समय। Yes, he had better be washed। सदाव एग्रीड। तो सदाव कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत डर्टी हो रहा है, खून बह रहा था तो जगह जगह खून के निशान हैं, बीच पे गिरा हुआ था तो सैंड लग रही है। तो सदाव कहता है हाँ हमें इस व्यक्ति को पहले वॉश करना चाहिए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाव कहता है कि अगर तुम गर्म पानी लेकर आओगी, फैच का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आना, तो सदाव कहता है हना से कि अगर तुम गर्म पानी लेकर आती हो तो मैं इस व्यक्ति को वॉश कर दूंगा, ये इतना गंदा है इस समय, तो पहले इसे थोड़ा सा वॉश कर देते हैं।
आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। तो ये सुनते ही हना कहती है कि मैं नहीं सहन कर सकती कि तुम इतने गंदे व्यक्ति को, अपने एनिमीज इस अमेरिकन को तुम टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। तो आगे हना कहती है कि हम इसको वॉश नहीं करेंगे, हम अपने सर्वेंट्स को बता देते हैं कि यहाँ पर एक अमेरिकन है, एक व्यक्ति है जो कि इस समय जख्मी है, बेहोश है। आई विल टेल यूमी नाउ। तो यूमी बच्चों के घर की एक सर्वेंट है। तो हना कहती है कि मैं जाती हूँ और मैं यूमी को बता देती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। तो जो यूमी थी ये बच्चों के लिए एक तरह से नैनी, एक तरह से केयर टेकर थी, तो ये बच्चों के पास रहा करती थी। तो हना कहती है मैं जा रही हूँ, मैं यूमी को बता दूंगी। यूमी कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ के यहाँ आ जाएगी और वो इस व्यक्ति को वॉश कर लेगी। तो यूमी पूरे समय बच्चों के पास रहती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। तो हना कहती है कि मैं यूमी को बुला लाती हूँ, वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देगी और वो इस व्यक्ति को वॉश कर देगी। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट। तो सदाव एक समय के लिए सोचता है इस बारे में। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। और फिर वो हना की बात को एग्री कर लेता है। वो कहता है कि हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल दी अदर्स। तो वो कहता है कि ठीक है, हम अपने घर में सारे सर्वेंट्स को बता देती हैं, तुम जाके यूमी को बताओ और मैं जो बाकी सर्वेंट्स हैं मैं उन्हें ये बात बता देता हूँ कि हमारे घर में एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन सोल्जर जो कि इस समय बहुत जख्मी है और बेहोश है। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse। तो सदाव जैसे ही बोलता है कि चलो हम दोनों चलते हैं और सारे सर्वेंट्स को बता देते हैं, तो ऐसा बोलते ही सदाव उस व्यक्ति को एक बार देखता है फिर से। तो उस व्यक्ति का जो पैलोर कहते हैं येलो कलर का फेस, तो उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और अटर कहते हैं अत्यधिक, तो बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ चुका था, इतना ज़्यादा कि सदाव जो होता है वो स्टूप कहते हैं आगे की तरफ झुकता है और उस व्यक्ति की पल्स को फील करता है। यानी कि सदाव एक बार के लिए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तो सदाव एक बार रुक जाता है और आगे झुक के उस व्यक्ति की पल्स को फील करता है, ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति अभी जीवित है भी या नहीं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। तो वो देखता है कि पल्स बहुत फेंट, बहुत कम, बहुत हल्की सी थी, लेकिन थी, यानी कि वो व्यक्ति बेहोश है लेकिन अभी भी वो जीवित था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। तो अब सदाव क्या करता है, अब वो अपना हाथ उस व्यक्ति के कोल्ड ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट होता है सीना, तो उसके ठंडे सीने पे अपना हाथ रख देता है उसकी हार्ट पल्स को देखने के लिए। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। तो अब सदाव देखता है कि हाँ इसका हार्ट बीट अभी चल रही थी, हार्ट भी अभी काम कर रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। तो सदाव कहता है कि अगर इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से ही मर जाएगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। तो सदाव कहता है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया इस व्यक्ति का तो ये मर जाएगा। आगे वो कहता है कि लेकिन क्वेश्चन तो ये है वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, कि अगर मैंने ऑपरेशन कर भी दिया तब भी क्या ये जीवित रह पाएगा, क्या तब भी ये मर नहीं जाएगा। यानी कि सदाव ने पहले भी सारी पॉसिबिलिटी बताई थी। वो कह रहा है कि अगर हम जब इसको हम प्रिजनर ऑफ वॉर बना के हम इसको पुलिस को दे देंगे तब भी तो ये मर जाएगा, और अगर मैंने ऑपरेशन नहीं किया तब भी ये मर जाएगा। यानी कि कैसा भी हम कर ले, कुछ भी कर ले, ये व्यक्ति अब जीवित ज़्यादा नहीं रहेगा। हना क्राइड आउट इन फियर। तो ये सुनते ही हना बिल्कुल डर के मारे चिल्ला के कहती है डोंट ट्राई टू सेव हिम। वो कहती है कि तुम इसे बचाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव। वो कहती है कि अगर तुमने ऑपरेशन करा और अगर ये सही हो गया तो क्या होगा। What if he should die? सदाव रिप्लाइड। तो सदाव कहता है कि और अगर मैं जब ऑपरेशन करूं और ये ऑपरेशन करने के बाद भी मर जाए तब क्या होगा। He stood gazing down on the motionless man। ये कहते ही सदाव खड़ा हो जाता है और उस मोशन मैन जो व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था बिना हिले डुले उसकी तरफ वो एकटक देखता है। This man must have extraordinary vitality और he would have been dead by now। सदाव कहता है कि इस व्यक्ति में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
सारी विटैलिटी है, एक स्पेशल ही विटैलिटी कहते हैं जान होना। तो कहता है कि इसमें एक विशेष तरह की जान है, क्योंकि इसको जितना टॉर्चर किया गया था, इसके फेस को देख के हम कह सकते हैं कि इसने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं। इसको गोली लगी थी और ये इतनी चट्टानों से टकराता टकराता ओशन में से बाहर निकला है, इसके बाद भी ये अभी तक जिंदा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जान है। बट देन ही वॉज वेरी यंग। फिर सदाव कहता है कि और एक बात और है कि इस व्यक्ति को देख के लगता है कि अब इसकी एज भी काफ़ी कम है, परहैप्स नॉट यट 25। वो कहता है शायद ये अभी 25 ईयर्स का भी नहीं है, ये इतना यंग है, शायद इसीलिए ये अभी तक जीवित है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क्ड। तो हना कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या ये मतलब है कि ये व्यक्ति ऑपरेशन के समय भी मर सकता है? यस, सदाव सैड। सदाव कहता है हाँ, इस व्यक्ति की हालत अच्छी नहीं है, इसका काफ़ी खून बह गया है और बहुत गहरा जख्म इसे लगा है, तो हो सकता है कि ऑपरेशन करते हुए ही इसकी मृत्यु हो जाए। Hannah considered this doubtfully and when she did not answer, Sadav turned away। तो हना सुनती है बात और उसको ये बात बहुत ही डाउटफुल लगती है, उसको विश्वास नहीं होता इस बात पे, तो वो कुछ आंसर नहीं देती इस बात का। तो सदाव फिर से मुड़ता है और क्या कहता है, एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम। सदाव कहता है कि इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और किसी भी कीमत पे हमें इसी समय कुछ ना कुछ करना ही होगा। ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। और वो आगे वो कहता है और सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें इसे वॉश करना है, ये बहुत डर्टी है, इसके घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें इसे वॉश करना है, वॉश करने के बाद ही मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा। He went quickly out of the room and Hannah came behind him। इतना कहते ही सदाव जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और हना उसके पीछे पीछे आती है। She did not wish to be left alone with the white man। और हना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उस रूम में वो उस अमेरिकन के साथ अकेली रह जाए। तो उसको मन में डर भी था कि हमारा एनिमी, हमारा शत्रु है और एक सैनिक है ये, तो उसको डर था कि मैं अकेली इसके साथ ना रहूं। चाहे वो बेहोश था लेकिन फिर भी वो नहीं रहना चाहती थी उसके साथ अकेली, इसीलिए वो भी अपने हस्बैंड सदाव के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। He was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there। तो हमने पढ़ा था पहले ही कि सदाव और हना दोनों अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में दोनों ने अपनी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि जब से ये अमेरिका से वापस आई है, अमेरिका से वापस आने के बाद हना ने अपनी लाइफ में कभी किसी अमेरिकन को नहीं देखा। तो ये फर्स्ट अमेरिकन था जिसे वो देख रही थी अमेरिका से वापस आने के बाद, और अब उसको अमेरिका से आए हुए इतना टाइम हो चुका था, तो अब वो उसका कोई भी रिलेशन नहीं था, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी अमेरिकन से, उन अमेरिकन से जिसको वो पहले जानती थी। तो जब ये अमेरिका रहा करती थी, इसके कॉलेज के प्रोफेसर्स, इसके कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी अमेरिकन थे, लेकिन अब इसे अमेरिका से आए हुए इतना टाइम हो चुका था कि इसका किसी के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, और अब इसे किसी भी अमेरिकन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। Here he was her enemy। और अब ये अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसका एक एनिमी था। ए menace living or dead। उसके लिए एक menace कहते हैं डेंजर, उसके लिए वो एक खतरा था, चाहे वो जीवित हो या मर जाए, उसके लिए वो सिर्फ उसका एक एनिमी, सिर्फ एक डेंजर था उसके लिए। She turned to the nursery and called यूमी। तो अब सदाव भी चला गया है सर्वेंट्स को बताने के लिए, और हना ने कहा था कि मैं यूमी को बताऊंगी। तो हना यूमी के पास जाती है, और यूमी कहाँ थी? नर्सरी में। नर्सरी कहते हैं बच्चों घर का वो रूम जहाँ पे बच्चे रहते हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, बच्चों का जो रूम होता है उसे नर्सरी कहते हैं। और यूमी का क्या काम था? ये बच्चों की केयर टेकर थी, तो ये नर्सरी में बच्चों के साथ थी। तो हना सीधा नर्सरी में जाती है और आवाज़ लगाती है यूमी। But the children heard her voice and she had to go in for a moment। तो जैसे ही वो आवाज़ लगाती है यूमी, तभी उसके जो बच्चे थे, बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और बच्चे फिर अपनी मम्मा को बुलाते हैं। तो हना को अंदर जाना पड़ता है एक बार। एंड स्माइल एट देम। अंदर जाती है वो और अपने बच्चों को देख के स्माइल करती है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय। और जो उसका बेबी बॉय था, जो उसका सन था, जो छोटा था एज में, उसके साथ वो थोड़ी देर
खेलती है। नाउ नियरली 3 मंथ्स ओल्ड, तो वो कितना बड़ा था, वो सिर्फ 3 महीने का था, तो वो छोटा सा बेबी था, उसके साथ वो थोड़ी देर खेलती है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, अब उसकी गोदी में उसका बेटा है जो कि 3 महीने का है, अपने बेटे को गोदी में उसने ले रखा है और उसके जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे उसके ऊपर से वो यूमी को देखती है और अपने मुंह से मोशन यानी इशारा करते हुए कहती है यूमी कम विथ मी, तो वो इशारे से कहती है यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, तो यूमी कहती है ठीक है, मैं इस बेबी को अब सुला देती हूँ, अभी बिल्कुल तैयार है सोने के लिए, इसका सोने का समय हो चुका है, तो मैं इसे सुला देती हूँ। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery, तब वो दोनों कहाँ जाती हैं, जो बच्चों का बेडरूम था जो कि नर्सरी के बिल्कुल पास में ही था, वहाँ वो जाती हैं। and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor, तो जो बेबी बॉय है वो हना के हाथ में है, तो हना अपने बच्चे को हाथ में लेकर वेट कर रही है और जो यूमी है वो क्या कर रही है, जो स्लीपिंग क्विल्ट्स हैं उन्हें वो बेड पे स्प्रेड कर रही है, यानी कि इस बच्चे को सुलाने के लिए वो बेड रेडी कर रही है, स्वीपिंग क्विल्ट्स को वो फैला रही है। ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, तो पहले वो फ्लोर पे क्विल्ट्स को फैला देती है, दोनों तरफ क्विल्ट्स लगे हुए हैं और उन दोनों के बिटवीन यानी बीच में वो उस बेबी को लेटा देती है, तो ताकि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को ऐसे ही सुलाया जाता है ताकि वो साइड में करवट लेके ना चले जाए, तो दोनों तरफ वो स्वीपिंग क्विल्ट लगा देती है और बीच में वो अपने बच्चे को लेटा देती है, इस तरह से वो उसको सुला देती है। तो बच्चों अब डॉक्टर सदाव ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस एनीमी का, जो उनके लिए एक्चुअल में एनीमी है, वो इसका ऑपरेशन करेंगे। तो बच्चों आगे क्या होता है हम देखेंगे जब हमें चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।